देखना, अब एनवायरमेंट पढ़नी है। चूंकि सीटेट की जो एनवायरमेंट होती है वो आपके यूपी टेट की जो एनवायरमेंट है या सुपर टेट की एनवायरमेंट है, ईवीएस वाला जो पोर्शन है उससे अलग ही आता है। इसमें जो पूछा जाता है सबसे ज्यादा वो आप एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड की क्लास की किताब उठाओगे, क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, तो कक्षा 3, 4, 5 की किताबों में जो एनवायरमेंट दी गई है या पर्यावरण की जो किताब है उसी से सारे प्रश्न जो है वो आपके रखे हुए होते हैं। आप अगर अच्छे से उसको कवर कर लेंगे, उस किताब को भी अगर आप 3, 4, 5 की किताब को पढ़ लेंगे, या जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं वो भी जो भी हम पढ़ाते हैं वो भी कक्षा 3, 4, 5 की किताबों में ही सब दिया है, वही हम पढ़ाते हैं। उन्हीं किताबों को आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बड़े आराम से आपके नंबर जो है वो एनवायरमेंट में बहुत अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि इसमें लगभग आपके 15 प्रश्न, यदि आप जाएं इसके सिलेबस पर कि ईवीएस का अगर सिलेबस कोई कहता है कि इन्वायरमेंट के सिलेबस के बारे में, तो लगभग 15-15 नंबर में जो है वो आपका बटा होता है। अगर देखा जाए जो प्योर कक्षा 3, 4, 5 की जो ईवीएस की किताब है, 3, 4 और 5 की जो सीबीएसई या एनसीईआरटी की जो किताब दी गई हैं, तो उनसे रिलेटेड 15 नंबर के प्रश्न जो है वो आपके आते हैं। यानी कि यहां से केवल 15 नंबर का जो है वो पूछा जाएगा 3, 4, 5 की किताबों से, और पूरा 3, 4, 5 की किताबों से रहेगा, कोई बदलाव नहीं रहेगा। जैसे प्रश्न या जैसी थ्योरी आपकी 3, 4, 5 की किताबों में दी है, वैसे ही थ्योरी आपको कहां मिलेगी? प्रश्न पत्रों में मिलेगी, यानी कि पेपरों में मिलेगी। पुरानी प्रीवियस ईयर भी उठा के देखो तो। और दूसरी तरफ जो आपका पूछा जाता है वो 15 नंबर का आपका केवल, यानी कि आपके 15 नंबर जो पूछे जाते हैं वो 15 नंबर का टोटल शिक्षण पूछा जाता है। और वो शिक्षण भी किससे? एक प्रकार से पर्यावरण से ही रिलेटेड रहता है, यानी कि पर्यावरण से ही रिलेटेड शिक्षण आपका क्या पूछा जाता है, इस समय आपका पूछा जाता है। तो टोटल 15-15 30 नंबर ईवीएस के हो गए, क्योंकि 30 नंबर का ही आपका ये जो है एनवायरमेंट जो है वो आता है। अब शिक्षण को अभी बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि शिक्षण को पढ़ाने के लिए ऐसा नहीं है कि शिक्षण आपको समझ में नहीं आएगा, आज से 5 शिक्षण भी समझ में आएगा, बीच में 1-2 क्लासें आपकी लेते रहेंगे, लेकिन पहले इसको कवर करते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा है। इसके लिए तो मात्र 15 से 20 दिन भी अगर ले जाएं तो पर्याप्त है। 15 दिन में आपका लगभग शिक्षण पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, थ्योरी, और बाकी के जो 5 दिन बचे हैं तो जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उन पूरे को लगा लो तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो ये तो पूरा आपका रहेगा नहीं, 15, 20 के 25 दिन भी मान लें या 1 माह भी मान लें शिक्षण, तो पर्याप्त है। मेन मेहनत यहां है कि 3, 4, 5 की जो किताबों के जो टॉपिक दिए गए हैं उन 3, 4, 5 की किताबों के टॉपिक हमको पढ़ने हैं। अब उन टॉपिकों को ऐसे नहीं पढ़ना, जैसे अगर हम कहें कि उन टॉपिकों को हम इस रूप में पढ़ते हैं कि हमारे जो आपके प्रश्न पत्र हैं, जो किताबों में दिए गए चैप्टर हैं, कि हम चैप्टर 1 पढ़ें, 2 पढ़ें, 3 पढ़ें, तो फिर उसमें टाइम वेस्ट भी होता है और चीजें बहुत उलझती जाती हैं। तो उनको हम मुख्य रूप से 6 टॉपिकों में पढ़ेंगे। 6 टॉपिकों का मतलब क्या है? इसको जो 3, 4, 5 की जो पर्यावरण दी है, उस 3, 4, 5 की पर्यावरण को हम अपने तरीके से 6 टॉपिकों में बांट लेंगे और 6 टॉपिकों में बांट करके हम पढ़ लेंगे। और ये 6 टॉपिक ही एक प्रकार से देखा जाए तो वो आपकी इन्वायरमेंट की थीम के रूप में जाने जाते हैं, और कई बार पेपर में यहां से भी सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है और ये प्रश्न शिक्षण में जाके बनता है। तो यह जो आपके टॉपिक है वो सबसे पहला वाला टॉपिक वो कहते हैं कि दिया गया है परिवार एवं मित्र है, यानी कि जो आपका परिवार एवं मित्र जो है वो आपका पहला टॉपिक है ईवीएस में, और इसमें परिवार एवं मित्र से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। दूसरा जो रहेगा वो आपका आवास वाला टॉपिक रहेगा कि आवास क्या है। तीसरे नंबर पर यदि वो कहेंगे तो यह कहेंगे कि भोजन से रिलेटेड चीजें आपकी पूछी जाएंगी। यही 3 चीजें, मतलब ये 6 चीजों में ही पूरा 3, 4, 5 का ईवीएस जो है वो आपका बटा हुआ है। फिर उसके बाद वो पूछेंगे तो चौथे नंबर पर जल से रिलेटेड चीजें पूछेंगे। फिर उसके बाद 5वें नंबर पर पूछेंगे तो यात्रा से रिलेटेड बातें पूछेंगे। और फिर लास्ट में 6वें नंबर पर पूछेंगे तो कहेंगे कि बताइए वस्तुएं जो है वो कैसे कैसे बनती हैं, यानी कि वस्तुएं कैसे बनती हैं। ये 6वें नंबर पर जो है वो आपसे क्या किया जाएगा? पूछा जाएगा। इन्हीं 6 टॉपिकों के अंतर्गत सब कुछ पढ़ना है। अब नाम भले ही हमने ये लिख दिए हो कि भाई केवल 6 टॉपिकों के अंतर्गत हम नाम पढ़ेंगे, लेकिन वास्तविकता में ये 6 टॉपिक हैं बहुत डिटेल में। क्यों? क्योंकि यहां पर उन्होंने कहा है परिवार एवं मित्र, तो परिवार एवं मित्र का मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारे परिवार और हमारे मित्र की बात यहां कर रहे हैं। यहां पर वो ओवरऑल हमारा परिवार और हमारा मित्र क्या है वहां से भी प्रश्न बनते हैं कि किस प्रकार की हम फैमिली में रहते हैं, क्या हम एकल परिवार में रहते हैं या हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, या किस प्रकार का परिवार में कौन कौन सी विशेषता होती हैं,
एकल परिवार की क्या विशेषताएं हैं, या आपके संयुक्त या सामूहिक परिवार की क्या विशेषता है। उसी प्रकार से परिवार तो फिर हमारे मित्र कौन कौन से हैं, किस किस प्रकार की मित्रता जो है वो है। साथ में जरूरी नहीं कि केवल मनुष्यों के परिवार और मित्र से पूछे, वो कहेगा कि कोई जानवर है तो जानवरों के कौन कौन से परिवार है, हाथी है, हाथी किस प्रकार से परिवार में रहता है, शेर है, बाघ है, चीता है, या कोई भी आपका जानवर है तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। कोई भी पशु है, कोई भी पक्षी है, उसका परिवार होता है, वह कैसे रहता है, साथ में उसके मित्र क्या है, उनसे रिलेटेड पूरे टॉपिक रहेंगे। मतलब वनस्पतियां भी इसमें आएंगी, जीव जंतु भी आएंगे और मनुष्य भी इसमें आएगा। फिर उसी के बाद कहेंगे आवास, तो आवास की बात करेंगे तो आवास में भी सभी की बात करेगा। वो कहेगा जीव जंतु जो है वो किस प्रकार के आवास में रहते हैं, वो कहेगा मनुष्य किस प्रकार के आवास में रहते हैं, साथ में आपके जो पशु पक्षी हैं, जो पक्षी है वो किस प्रकार के आवास को बना के रहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके यहाँ पर जो है वो आवास से रिलेटेड रहेंगे। यानी कि इसी को अपन को डिटेल करते चलना है। बात समझ पा रहे कि नहीं। यानी कि परिवार एवं मित्र होगा, उसी में आवास होगा, फिर उसके बाद भोजन आएगा। अब चूंकि आवास की बात कर लेंगे तो फिर भोजन से रिलेटेड बातें रहेंगी कि किस किस प्रकार की भोज्य सामग्री रहेगी। इसका मतलब है पूरे भारत में कहां पर किस चीज को अधिक पसंद किया जाता है। उत्तर भारत के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, उत्तर भारत के यहाँ पर किस चीज की अधिक पैदावार होती है, या गुजरात तरफ चलेगा या अपन केरल तरफ चलेगा तो वहां पर किस चीज की पैदावार होती है, वहां के लोग क्या खाना पसंद करते हैं। तो इनसे रिलेटेड टॉपिक आपको कहां मिलेंगे, भोजन में मिल जाएंगे। इसके बाद जल, तो जल का मतलब भी यही है कि केवल ये नहीं कि केवल जल के बारे में पढ़ लिया, पूरे जल की विशेषताओं के बारे में कि आखिर वास्तविकता में जल की क्या क्या उपयोगिता है, जल प्रदूषण जो है वो किस प्रकार से होता है, कितना जल जो है वो हमारे लिए पीने योग्य है, किस किस प्रकार की जल संरक्षण के लिए उपाय किए गए। तो उन सारे की टॉपिकों को हम जल के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद अगर करें यात्रा, तो यात्रा से रिलेटेड कुछ पॉइंट तो एक व्यक्ति को जोड़ करके, एक बालिका को जोड़ करके कहानी पूरी सुनाई गई है। तीन पाठों में पूरी कहानी सुनाई गई है। और उन पाठों में एक बच्ची है वो अपने नाना के यहाँ जाती है, यानी कि अपने मामा के यहाँ जाती है। तो पूरा यात्रा का वर्णन किया गया है उस बच्ची के बारे में कि वह किस किस स्थान से होकर गुजरेगी, कौन कौन सी टनल मिलेंगी, कौन कौन सी सुरंग जो है वो आपकी पाई जाएंगी, कौन कौन सी पहाड़ियां उससे होकर उसकी ट्रेन गुजरेगी, फिर वह कैसे अपने मामा या नाना के यहाँ पहुंचेगी। जरूरी नहीं कि केवल किसी व्यक्ति की यात्रा, एक व्यक्ति है उसकी भी यात्रा के बारे में वर्णन किया जाएगा। वो महाराष्ट्र से लेके अपनी गाड़ी जम्मू कश्मीर तक जो है वो लेके जाएगा, लूनर यानी कि अपनी गाड़ी, उसकी यात्रा का वर्णन है। साथ में आपके जो विदेशी यात्री भारत आए उनका भी वर्णन इसके अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर इसके बाद आता है वस्तुएं कैसे कैसे बनती हैं, यानी कि वस्तुएं को किस प्रकार से बनाया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि आपके वेलक्रो मतलब देखा होगा कि आपने वेलक्रो, वो चर चर की आवाज करता है, चिपकाने के लिए बैग वगैरह में हम यूज करते हैं तो वह, या चप्पल वगैरह में यूज करते हैं। तो उस वेलक्रो को कैसे बनाया जाता है, या कोई भी वस्तु कैसे बनाई जाती है, जो एनसीईआरटी के टॉपिकों में दिया है बस उसी को हमको पढ़ना है। तो इन्हीं 6 टॉपिकों को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले फोकस करेंगे कि यही अधिकतर हम पूरा पोर्शन निपटा लें, क्योंकि इसको लगभग 1 माह में हम क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। फिर उसके बाद इसको 1 माह में अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो फिर बच गया है पर्यावरण शिक्षण, फिर इसको पढ़ेंगे। सर इसको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नहीं तो आप पढ़ भी लोगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब तक आपके दिमाग से सही और गलत नहीं निकलेगा तब तक आप सही वहां नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको भी पढ़ लेंगे, उसके बाद भी हम आपको पीडीएफ, जैसे हमने अभी आपको किसी भी टॉपिक में जैसे लॉरेंस कोहलबर्ग पढ़ाया तो उसके पूरे प्रीवियस ईयर के सीटेट के क्वेश्चन करा दिए। तो थ्योरी के बाद क्वेश्चन जरूरी है, क्योंकि आपका जो भी आप सोच रहे हो या जो सीखे हो वो अप्लाई कैसे होगा। पता चला हम सीख तो बहुत गए लेकिन जब पेपर में गए तो हम बहुत कंफ्यूज रहे। तो कंफ्यूजन इसलिए रहेगा क्योंकि हमने प्रैक्टिस कम की। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है, वो भी केवल प्रीवियस ईयर सीटेट के। पर्यावरण शिक्षण की अगर बात करें तो इसमें भी कई टॉपिक हैं, इनको लिखते नहीं है, जब हम पढ़ाएंगे तब लिखते चलेंगे। पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत वही पर्यावरण शिक्षण का अर्थ क्या है, पर्यावरण शिक्षण के सूत्र क्या है, पर्यावरण शिक्षण की नीति क्या है, पर्यावरण शिक्षण की सहायक सामग्री क्या है, पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन कैसे करेंगे, पर्यावरण शिक्षण में समस्याएं क्या क्या है, भिन्न प्रकार की चीजें जो है वो हम इसके अंतर्गत भी देखने को मिलेंगी। तो एक एक करके टॉपिक जो है वो पढ़ते चलेंगे। लेकिन अब स्टार्ट करते हैं यहां से, यानी कि पर्यावरण से। अब इसी पर्यावरण में हम स्टार्ट करते हैं तो सर इसकी पूरी पीडीएफ आपको हम मतलब यूज करेंगे पढ़ाने के लिए। उसी पीडीएफ को चूंकि आपको बहुत, आप बड़े तसल्ली से नोट्स बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जो है वो नोट्स बनाते रहें, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब पीडीएफ पर रहेगा। उसी को हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते चलेंगे और सारी चीजें जो हो एक एक करके जो है वो हम आपको कंप्लीट कराते चलेंगे। तो यहीं पर चलना है। और सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं ईवीएस का, और पहला टॉपिक जो रहेगा वो 1 मिनट सर,
ईवीएस लेक्चर 1 लेक्चर 2 ठीक है। ये इस पे तो हम ले ही लेंगे समझाने के लिए, क्योंकि ये पीडीएफ है, लेकिन यहां पर इतना स्पष्ट आपको नहीं दिखेगा जितना स्पष्ट ये पीडीएफ पर दिखेगा। तो पीडीएफ पर ही चलते हैं, वहां समझाते भी चलेंगे और हम आपको एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। समझना सर जरा। देखें, तो पहला ही जो टॉपिक है उसमें ईवीएस के सीटेट में पहला टॉपिक दिया है। इसी के पहले टॉपिक में जो चीजें दी गई हैं उसमें दिया गया है कि गोइंग टू स्कूल, और ये चैप्टर 1 है ईवीएस का। इसमें यह बताया गया है कि बच्चे जो है वो स्कूल कैसे जाते हैं। अब स्कूल आखिर जाने के तरीके बताए गए हैं कि कहां पर पूरे भारत में किस जगह पर कौन सा बच्चा किस प्रकार से जो है वो स्कूल के लिए क्या है भ्रमण करता है, किस प्रकार से स्कूल जाता है। हो सकता आपने यहां पर जैसे देखा हो, पहले समझ लेते हैं पूरी भाषा फिर इस पर चलते हैं थ्योरी पर। जैसे अपने यहां पर होता क्या है कि अपने यहां पर स्कूल जाने के लिए बच्चे किस प्रकार से जाते हैं, तो देखा होगा कि सुबह स्कूल की बस आती है, उस बस में हम बच्चों को बिठा देते हैं और बड़े आराम से बच्चे क्या कर जाते हैं, विद्यालय के लिए जो है वो चले जाते हैं। लेकिन अब बात करें कि अपने यहां पर तो सड़क अच्छी है, बड़े आराम से जो है वो वाहन उपलब्ध हैं, वाहन आते हैं, बच्चे उसमें बैठते हैं और बड़े आराम से जो है वो क्या कर जाते हैं, स्कूल के लिए जो है वो निकल जाते। लेकिन चूंकि ऐसी जगह पर जहां पर उबड़ खाबड़ रास्ता है, उत्तराखंड वगैरह हो, हिमाचल उत्तराखंड वगैरह हो, जम्मू कश्मीर हो, आपका केरल हो, जहां पर पानी की समस्या अधिक है, इन स्थानों पर यहाँ के बच्चे जो है वो किस प्रकार से स्कूल जाएंगे, उनका उल्लेख क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है। कहीं पर अपने यहाँ तो चलो ठीक है, सड़क है, यातायात है, परिवहन है तो चले गए, लेकिन वहां के बच्चे जैसे कि आपका उत्तराखंड वाला इलाका है, वहां पर्वतीय इलाका है, जम्मू कश्मीर वाला है, वह भी आपका एक प्रकार से पथरीला इलाका है, आपका केरल वाला हिस्सा है, वहां पर जल भराव की समस्या अधिक है, क्योंकि पानी जो है वो अत्यधिक मात्रा में जो है वो बरसता है, तट का किनारा है। आपके और भी कई राज्य हैं, तो वहां के बच्चे किस प्रकार से स्कूल जाते हैं, उनको आने जाने में क्या होती है, परेशानी होती है। तो वही टॉपिक जो है वो आपको बता रहा है। आपको ध्यान तो केवल इतना ही टॉपिक याद रखना है, लेकिन हम आपको पूरा यहां लेके चलते हैं पीडीएफ पर और पूरा डिटेल में समझाते चलेंगे कि कहां के बच्चे जो है वो किस प्रकार से जो है वो विद्यालय के लिए क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। बात समझ पाए? यानी कि जो बच्चे रहेंगे, अगर उसके लिए प्रयोग किया जाए कि कहां के बच्चे जो है वो किस प्रकार से जो है वो प्रवेश करते हुए विद्यालय पहुंचेंगे, तो वो अपन को याद रखना है। देखना सर जरा, पहले चाहो तो आप केवल इतना ही याद रख सकते हो, सबसे पहले कि जो बांस और रस्सी से जो पुल बनते हैं, वो पुल आपके कहां पर बनाए जाते हैं, तो आपको ये फैक्ट तो याद रखना ही पड़ेगा। इसके आधार पर हम व्याख्या आपको नीचे देते हैं एक्सप्लेनेशन में कि बांस व रस्सी से बने पुल कहां पाए जाते हैं, तो असम में पाए जाते हैं। यानी कि असम के जो बच्चे अगर विद्यालय जाएंगे तो वो किस प्रकार के उसका बने पुल का प्रयोग करेंगे, तो बांस और रस्सी से बने पुल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब इसको चूंकि सीधा पीडीएफ पढ़ लेंगे तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, इसलिए हमने यहां से लिया है कि असम में जो है वो बांस से बने पुल जो है वो क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। अब बांस से बने पुल की अगर बात करें तो बांस से बने जो पुल हैं, इसमें आपने देखा होगा कि ये जो बच्चे हैं, आपने ये आपको पूरा स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा माइंड में फीड करके रखना है कि किस प्रकार से जो है वो बांस से बने बच्चे, बांस से बने पुल पर बच्चे जो है वो विद्यालय जाते हैं। देखा हो, ये आपके बांस जो है वो एक दूसरे से बने हुए हैं। अब यहां पर जो आपका असम है, तो असम में भी अत्यधिक जो है वो पानी की भी समस्या है, और वहां पर जो है वो बांस आपके बहुत अधिक मात्रा में, जब जहां पर पानी बरसेगा तो वहां पर इस प्रकार की जो वनस्पति है वो अधिक मात्रा में क्या होगी, पैदावार होगी। तो यहां पर जो बच्चे हैं वो बांस से बने पुलों का क्या करते हैं, विद्यालय जाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें देखा होगा कि जो बांस हैं वो बांस आपके एक दूसरे में इस प्रकार से फंसे हुए हैं और वह रस्सी से आपके क्या है, एक ही प्रकार से कसे हुए हैं। बच्चे इन्हीं की सहायता से एक हाथ से बांस को पकड़ते हैं और दूसरे हाथों में अपनी किताबों को पकड़ते हुए उसी बांस
और रस्सी से बने पुल के सहारे क्या कर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या कर जाते हैं, पार करके विद्यालय पहुंच जाते। तो बस केवल इतनी सी ही पॉइंट आपको याद रखनी है। वैसे तो मेन जो फैक्ट है हमने आपको ऊपर ही बताया है कि बांस और रस्सी से बने पुल कहां पर पाए जाते हैं, तो असम में पाए जाते हैं। हो सकता है इसकी मैचिंग करने के लिए आए या फिर वो सीधा डिटेल में पूछे। जरूरी नहीं कि केवल सर, ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि केवल ये ऐसा ही पॉइंट सीधा पूछ लिया जाए। हो सकता वो ये कहे कि एक बालक है, वह अपने घर से विद्यालय के लिए जाता है, तो वह बांस और रस्सी से बने पुल का प्रयोग करते हुए अपने मित्रों के साथ विद्यालय पहुंचता है। तो बताइए वह विद्यालय किस राज्य में स्थित होगा, या वह बच्चे किस राज्य से संबंधित हैं। तो फिर आपको भी टिक करना है कि आखिर वह बच्चे कहां से हैं, तो असम से हैं। तो पूरी थ्योरी अलग रहेगी, लेकिन शॉर्ट टू द पॉइंट की पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि बांस व रस्सी से बने पुल कहां पर पाए जाते हैं, तो बांस व रस्सी से बने पुल आपके कहां पर पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं। तो ये हमने आपको पूरा फिगर भी ले रखा है। तो आपको नहीं कोई आपको 3-4 मार्क्स की आपको अलग से किताब पढ़नी है, नहीं, जो पीडीएफ हम आपको भेजेंगे, ये पीडीएफ ही आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। आप चाहो तो इसके आधार पर अपने नोट्स बना सकते हो रिवीजन के लिए, नहीं तो हम टोटल सब कुछ इसमें लिए हैं। अब देखना ये लिखा है यहां पर उन्होंने क्या कहा है, इस थ्योरी को आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसी थ्योरी आपकी छप जाती है पेपर में। उन्होंने कहा हमारे यहां बारिश बहुत होती है। कहां के लोग, असम के लोग कह रहे हैं, असम के बच्चे, कि हमारे यहां पर जो है वो क्या होती है, बारिश अधिक होती है। और जब बारिश हमारे यहां पर अधिक होती है तो कभी कभी तो चारों तरफ घुटने तक पानी जो है वो भर जाता है। अब घुटने तक पानी भर जाएगा तो फिर बच्चे स्कूल कैसे आएंगे। तो वो कहते हैं हम तब भी ऐसी हालात में स्कूल जाने से नहीं रुकते। हम कैसे स्कूल जाते हैं उसको उन्होंने वर्णन किया है कि एक हाथ में हम किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। यही हमने तो बताया है कि एक हाथ से देखो वो किताबों को क्या किए हैं, पकड़े हुए हैं, और दूसरे हाथ से क्या है, बांस को पकड़े हुए हैं। और एक हाथ से किताबें और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं और हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बने पुल को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। और इस प्रकार से हम कहां पहुंच जाते, विद्यालय पहुंच जाते हैं। बात समझ पाए, तो याद रखना है। अब इसी के नीचे पूरा बिल्कुल फिक्स है, आपको इतना ही याद रखना है। पूरी ईवीएस की किताब नहीं पढ़नी उनको 3, 4, 5, उसमें से जो चुनिंदा पीडीएफ टॉपिक हैं उनको ऑलरेडी हम ले चुके हैं अपनी पीडीएफ में। उसी को हमको क्या करना है, अच्छे से समझना है और उसी को हमको क्या करना है, पढ़ना है। यहां पर क्या कहा गया है, लद्दाख या लद्दाख वाली जो क्षेत्र है, लद्दाख का मतलब जो आपका केंद्र शासित प्रदेश जो बना है, हम अभी बाद में आपको एक क्लास लेंगे पूरा इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में, पूरा मैप के बारे में, क्योंकि मैपिंग से रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं कि पूरा आपका राज्य कौन सा कहां पर है, जम्मू कश्मीर कहां है, लद्दाख कहां है, केरल कहां है, यूपी या कोई भी मध्य प्रदेश कहां है, कोई भी राज्य क्या है, तो उसको अलग से पढ़ाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये जो लद्दाख है वो भी एक प्रकार से आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आता है, जो जम्मू कश्मीर से आपका क्या हुआ है, अलग हुआ है। तो आपका लद्दाख के बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं उसकी व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अब देखना ये क्या कह रहे हैं, ये थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है कि किस प्रकार से लद्दाख के बच्चे जो है वो आपके स्कूल जाते हैं। तो हम लोग जब लद्दाख वगैरह में जाते हैं या कहीं पर जब हम भ्रमण करने जाएं तो देखा होगा कि हम लोग घूमने के लिए इस प्रकार की क्या करते हैं, एक ट्रॉली का प्रयोग करते हैं कि भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहाड़ी इलाके में हमें जाना है, तो हम लोग उसमें बैठ जाते हैं 3-4 लोग, और वो रस्सी के सहारे, जो तार जो है वो आपका तार के सहारे वो घिरनी पर चलती हुई एक ट्रॉली रहती है जो लकड़ी की बनी होती है, उसमें बैठ करके ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। बात समझ पाई कि नहीं। तो यहां पर जो कहा गया है कि स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है, यानी कि एक प्रकार से आपको स्कूल पार करने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको रोज नदी पार करनी। क्यों? क्योंकि आपका जो लद्दाख वाला इलाका है वहां से नदियां जो है वो ऊपर से नीचे की ओर बह रही हैं। देखा होगा आपने, सिंधु है, आपकी सतलज है, और भी कई नदियां हैं, आपकी रावी है, चिनाब है। तो ये सारी नदियां जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में जो है वो बह रही हैं। तो हर रास्ते से कहीं ना कहीं से आपकी कोई ना कोई नदी की धारा जो है वो आपकी फूटी रहती है। अब चूंकि ये ग्रामीण इलाके में रहने वाले वही गरीब बच्चे हैं जिनको क्या करना पड़ता है, विद्यालय जाना पड़ता है। तो ये कहते हैं कि हम अपने विद्यालय कैसे जाएं, तो उसके लिए वर्णन किया गया है कि स्कूल पहुंचने के लिए हमको तो रोज नदी पार करनी पड़ती है। भाई अगर कोई व्यक्ति, जैसे देखा हो, अब तो चूंकि अपने यहां पर तो पुल अपन ने बना लिया है, लेकिन कहीं कहीं पुल बनाना संभव नहीं, क्योंकि आपने आज पुल बनाया, पता चला कि वो आपका क्या हो गया, पुल बह गया। बात समझ पाए कि नहीं। या ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर
कंक्रीट या मलबा ले जाना संभव नहीं, तो वहां पर पुल बनाना भी आपका संभव नहीं होता। भाई पहाड़ी क्षेत्र है, कोई पहाड़ी ऊंची है कोई नीची है, तो किस प्रकार से पुल बनाना संभव हो? तो वहां के बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? तो स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी पड़ती है। भाई हमारे रास्ते में रोज नदी पड़ती है, अब हमें रोज नदी पार करनी तो खूब चौड़ी और गहरी नदी, ये भी नहीं कि हल्की फुल्की हो, वो कहते हैं खूब गहरी और चौड़ी नदी। अगर हल्की फुल्की गहरी हो तो हम उसी में से निकल जाएं, लेकिन ये काफी चौड़ी भी है और गहरी नदी है। अब नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। ध्यान रखना है यहां पर ये पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट आप नोट करोगे जो पेपर में अभी तक पूछे जाते हैं जिनसे प्रश्न। तो यहां पर सबसे पहले वो कह रहे हैं कि नदी को पार करने के लिए नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। वहां पर विकल्प में ये दिया रहता है पहले नंबर पर इस प्रकार से कि जो लद्दाख में बच्चे ट्रॉली से नदी पार करते हैं वहां पर जो रस्सी होती है वो लोहे की नहीं होती है। तो आपको याद रखना है कि जो मजबूत लोहे की रस्सी का ही क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ये नहीं कि केवल रस्सी का प्रयोग किया जाए। तो ये देख भी रहे हो, आपने देखा होगा कि एक लोहे का तार रहता है मजबूत सा, जैसे बिजली वगैरह के आपने देखा होगा कि पुराने समय में जो आपके वायर खिंचे होते थे, इसी प्रकार से मोटी रस्सी जो है वो आपकी लोहे की होती है। उसी पर ये ट्रॉली क्या है आपकी खिसकने के लिए स्वतंत्र होती है। इस खिसकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक घिरनी का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों, यह जो रस्सी है लोहे की जो रस्सी है वो दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। मतलब अब यहां पर अगर यहां के बच्चों को, ये जो आपके बैठे हैं इस वाले इलाके पर, यानी कि इस हिस्से पर बैठे हैं और उनको किसी दूसरे हिस्से पर जाना है, तो ये जो रस्सी आपकी आई है इसको इन्हें पत्थरों से, अगर वहां पर पत्थरों की व्यवस्था है तो पत्थरों से कस के बांध देंगे, बड़े बड़े पत्थरों से। नहीं तो फिर जो पेड़ अगर वहां होंगे तो फिर पेड़ों से उनको क्या कर दिया जाएगा? बांध दिया जाएगा। वही इस रस्सी पर इस ट्रॉली को खिसकाने के लिए उस रस्सी को दो मजबूत आधारों से तो बांधना पड़ेगा। तो यहां पर भी इस ट्रॉली को दो मजबूत आधारों से क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। यानी कि यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर क्या कर दी जाती है? बांध दी जाती है या बंधी रहती है। ट्रॉली का मतलब लकड़ी से बना झूला। पेपर में अगर पूछ लिया जाए ट्रॉली किससे बनी होती है तो ये लकड़ी का एक प्रकार से बना क्या होता है? झूला। दिख भी रहा है यहां पर टोटल जो है वो लकड़ी का बना झूला जो है वो आपका दिखाई दे रहा है कि ये लकड़ी का बना झूला जो है वो आपका होगा। पुली का मतलब ये देख रहे हो, ये पुली का मतलब घिरनी जिसको आप कहते हैं, कुएं से पानी खींचने के लिए इस प्रकार से आप घिरनी का प्रयोग करते हैं, तो वही आपकी पुली कहलाती है, वही आपकी घिरनी कहलाती है, जिससे कि हमको वजन अधिक ना उठाना पड़े। अब चूंकि इस रस्सी पर अगर इसको हम हार्ड को रगड़ देंगे तो एक प्रकार से रस्सी जो है वो कटी जाएगी। तो उस प्रकार से क्या किया जाता है? घिरनी का प्रयोग किया जाता है, गोल पहिए की भांति रहती है। तो उसमें पुली की मदद से इस रस्सी पर क्या है आपकी ये ट्रॉली जो है वो लकड़ी की क्या है? सरकती है। बात समझ पाए? जैसे अपन घिरनी से कुएं से पानी खींचते उसी प्रकार से ये ट्रॉली भी क्या होती है? इस पुली की सहायता से इस रस्सी पर, लोहे की रस्सी पर क्या है? खिसकती है, सरकती है। हम 4-5 बच्चे, अब ध्यान रखना है संख्या भी, 4-5 बच्चे ही आपको टिक करना है, नहीं वो वहां कहे 8-10 बच्चे तो नहीं, उसकी इतनी क्षमता नहीं बताई गई है। इस ट्रॉली में केवल 4 से 5 बच्चे ही एक बार में बैठ के क्या करते हैं? पार करते हैं। तो हम 4-5 बच्चे, हाँ 4-5 बच्चे ऑप्शन नहीं है तो आप 5-6 टिक कर देना। बात समझ पा रहे कि नहीं? 4-5 नहीं है तो 3-4 कर देना, लेकिन अगर 4-5 दिया है तो 4-5 ही आपको फिर टिक करना है। यहां पर हम 4 से 5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। यानी कि हमें अगर नदी पार करना है तो 4 से 5 बच्चे हम बैठ जाएंगे और फिर हम क्या पहुंच जाएंगे? नदी के उस पार जो है वो पहुंच जाएंगे। तो यदि पूछा जाए कि ट्रॉली से कहां के बच्चे जो है वो आपकी स्कूल जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नदी को पार करते हैं, तो लद्दाख क्षेत्र के बच्चे जो है वो ट्रॉली से एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या कर जाते हैं? पार कर जाते हैं। हमने कहा है वो जो ऊपर हमने सबसे पहली पीडीएफ बताई थी ब्लैक कलर की, वो सिर्फ आपको फैक्ट के लिए है कि इतना तो आपको याद रखना ही है। इसकी व्याख्या जरूरी है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? चलिए विथ डायग्राम इसलिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो कि कहां पर क्या चीज जो है वो बताई जा रही है। चलिए समझना सा जरा, और कहीं पर यदि कोई डाउट है तो आप पूछना। अब फिर देखते हैं, ये सीमेंट के बने पुल है। कोई कहता है कि सीमेंट के बने पुल कहां? तो सीमेंट के बने पुल का भी प्रयोग किया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि ये सीमेंट का बना जो पुल है, अब इसी को समझते हैं कि आखिर जो सीमेंट का बना पुल है, देखना सर जरा, देखना ये सीमेंट का बना पुल दिख रहा होगा कि इसके नीचे जो है वो ये पानी बह रहा है, थोड़ा थोड़ा बहुत कीचड़ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि इसके नीचे जो है वो ये पानी बह रहा है। ये जो है वो आपका इस प्रकार से मजबूत आधार पर इस प्रकार से जो है वो क्या कर दिया गया है? जो आपका पुल जो है वो क्या कर दिया है? बना दिया है।
अब पुल बनाने के बाद इसी के ऊपर आप देख रहे हो कि ये देखो बच्चे जो है वो इसी पुल पर चल करके क्या कर रहे हैं, विद्यालय जो है जा रहे हैं, यहां चढ़ गए, यहां से इस पुल पर चढ़े और यहां विद्यालय पहुंच गए। तो सर आप भी समझते हो कि पुल बनाना कहां संभव है? पुल बनाना वहीं संभव है जहां पर जमीन जो है वो हमेशा फिक्स रहे, एक मजबूत आधार रहे। तो अधिकतर जो पुल बनाए जाते हैं, ध्यान से समझना है, अधिकतर जो पुल बनाए जाते हैं सीमेंट, ईंटें, लोहा, जहां पर आसानी से हमको प्राप्त हो जाए, सरिया, वहीं पर क्या किए जाएंगे, पुल बनाए जाएंगे। तो पूरे उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत का मतलब है बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, यहां पर महाराष्ट्र हो, ये सारे के सारे लगभग आपके एक प्रकार से महाराष्ट्र को थोड़ा छोड़ दें तो ये उत्तर भारत में जितने रहेंगे वहां पर सभी जो है वो कहां किसके पुल बनाए जाएंगे, तो पूरे सीमेंट के पुल ही बनाए जाएंगे। अपने यहां पर उत्तर प्रदेश में जो पुल बनाए जाते हैं, अपन पार करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, नदी पर कोई पुल बना है तो वो किसका बना होता है, वो आपका सीमेंट, सरिया और इनका बना होता है। सीमेंट, ईंट, लोहे और सरियों से बना हुआ आपका जो है वो पुल होता है। तो उत्तर भारत के लोग एक प्रकार से किससे बने पुल का प्रयोग करते हैं, तो आपके सीमेंट के पुल का क्या करते हैं प्रयोग। लेकिन अकेली सीमेंट नहीं, ईंट, लोहे के सरियों से ये बने पुल होते हैं, इनको उतरने व चढ़ने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही होगी सर? अगर नहीं तो आप पूछ सकते हो कि अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो। चलिए देखना, ठीक है सर। यहां पर हमें कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब भी हम पुल से ही जाते हैं। सीमेंट हो, लोहे हो, सरिया हो, उनसे बना पुल हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो उत्तर भारत के लोग, चूंकि इसमें लिखा नहीं है, लेकिन अभी ऊपर हम जब लास्ट में फिर ब्लैक पीडीएफ पर जाएंगे तो उस पर लिखा होगा कि उत्तर भारत के लोग किस के बने पुल का प्रयोग करते हैं, तो सीमेंट के बने पुल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। सर उत्तराखंड में आए दिन भूस्खलन होता है, पता नहीं चला कि कब जो है वो भूस्खलन हो जाए, तो वहां पर तो इस प्रकार के पक्के पुलों का बनना संभव नहीं। केरल में बहुत अधिक तीव्र बाढ़ आती है, तो पता चला हमने सीमेंट को पुल बनाने में लगभग करोड़ों खर्च कर दिए, और एक दिन तेज पानी बरसा, पता चला वो सीमेंट ही पानी के कारण क्या हो जाए, बना हुआ बह जाए। तो वहां पर अस्थायी पुलों का निर्माण किया जाता है कि अगर टूट भी गए तो ज्यादा हमारा जो है वो नुकसान ना हो, हम पुनः उसी प्रकार से कम लागत में क्या कर लें, पुल को तैयार कर लें या आने जाने की व्यवस्था तैयार कर लें। बात समझ पा रहे कि नहीं सर? चलिए अगला लेते हैं इसी में। इसके बाद केरल, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कई बार पेपर में जो है वो आपका पूछा गया है। केरल से रिलेटेड क्या पॉइंट है, ये है बल्लम। बल्लम का मतलब क्या होता है, तो बल्लम का मतलब है लकड़ी की बनी छोटी नाव को क्या कहा जाता है, बल्लम कहा जाता है। ये देख रहे हो, ये बच्चे हैं, ये जो बच्चे दिख रहे हैं ये केरल के बच्चे हैं, और इस प्रकार से ये पानी भरा हुआ है, लेकिन ये स्कूल जाने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, ये एक प्रकार से लकड़ी की बनी नाव का क्या कर रहे हैं प्रयोग, और वो भी लकड़ी से बनी छोटी नाव का क्या कर रहे हैं प्रयोग। जरूरी नहीं अब इतना बारीक पेपर में पूछा जाए, छोटी शब्द ना भी दिया हो तो लकड़ी से बनी नाव को भी क्या कहा गया है, बल्लम कहा गया है। और लकड़ी से बनी नाव का प्रयोग कहां के बच्चे विद्यालय जाने के लिए करते हैं, तो केरल के बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय जाने के लिए लकड़ी से बनी नाव का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यानी कि ये भी बच्चे केरल के को, अब ये थोड़े की सारे केरल के भागों में, लेकिन अगर चूंकि अब आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो आपको टिक तो केरल ही करना है सर, कि केरल के बच्चे विद्यालय कहां से जाते हैं या किससे विद्यालय जाते हैं, तो लकड़ी से बनी छोटी नाव या बल्लम से क्या करते हैं बच्चे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, विद्यालय जाते हैं। बात समझ पा रहे कि नहीं? हम डायग्राम भी तुम्हें दिखाते चल रहे, फिगर भी, ताकि आप समझ पाओ। तो आप समझ पा रहे कि नहीं सर? ठीक है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि जो भी आपको समझने में दिक्कत करे। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कई बार पेपर में आया है कि बल्लम का मतलब क्या है, तो लकड़ी से बनी नाव। या सीधा पूछ लेते हैं बल्लम का प्रयोग कहां के बच्चे जो है वो विद्यालय जाने के लिए करते हैं, तो बल्लम का प्रयोग जो है वो केरल के बच्चे विद्यालय जाने के लिए क्या है, करते हैं। अब बात अगर करें तो फिर बात आती है राजस्थान। तो अब यहां पर तो कुछ नहीं लिखा, यहां पर लिखा है राजस्थान। अब राजस्थान की अगर बात कहें कि राजस्थान के लोग जो है वो विद्यालय जाने के लिए क्या करते हैं, तो ये देखा होगा आपने, राजस्थान में जो है वो आपकी पानी की बहुत समस्या है और रेगिस्तान जो है वो अधिक है। तो रेगिस्तान अधिक होने के कारण वहां पर आपने देखा होगा कि उसको रेगिस्तान के जहाज ऊंट को कहा जाता है। तो निश्चित सी बात है कि ऊंट का रेगिस्तान के लोग जो है वो या बच्चे क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। और यहां पर आपने देखा भी है कि ये जो है वो आपका ऊंट दिख रहा है, इस ऊंट के साथ ये गाड़ी है, तो ऊंट गाड़ी, यानी कि आप कह सकते हो कि ऊंट गाड़ी का प्रयोग कहां के बच्चे करते हैं, तो ऊंट गाड़ी का प्रयोग ध्यान रखना है,
इस ऊंट गाड़ी का प्रयोग कहां के बच्चे करते हैं? तो राजस्थान के बच्चे जो है वो ऊंट गाड़ी का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ये देख रहे हो आप, ये गाड़ी है, इस ये व्यक्ति चला रहा है, ये ऊंट है और ये बच्चे जो है वो उस पर बैठे हुए हैं। तो एक प्रकार से ऊंट, रेगिस्तान में जो बच्चे रहते हैं, दूर दूर तक रेती नजर आती है, दिन में तो खूब तपती रहती है, तो बच्चे जो है वो आपकी इस तपती धूप में कैसे विद्यालय जाएं? तो वह एक प्रकार से ऊंट गाड़ी में बैठ करके क्या कर जाते हैं? विद्यालय चले जाते हैं। बात समझ पा रहे कि नहीं सर? चलिए आगे चलते हैं सर इसी में। चलिए, इसके बाद ये दिया है मैदानी इलाकों में। अब अगर बात कहें तो इसमें चूंकि जरूरी नहीं कि केवल पुल की बात करें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए साधन भी बताया गया है। कहीं पुल है तो कहीं कोई साधन है, उसका बच्चे क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। अब अगर कहें ये बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी में भी बैठ करके कहां के बच्चे जो है वो विद्यालय जाते हैं? तो आपको लिखा है यहां पर मैदानी इलाके में जो गांव स्थित होंगे वहां के बच्चे बैलगाड़ी में बैठ करके क्या करेंगे? विद्यालय जाएंगे। बात समझ पाए? तो यहां पर लिखा है कि कहां के बच्चे बैलगाड़ी में बैठकर विद्यालय जाते हैं। तो याद रखना है, बैलगाड़ी में बैठ करके हरे भरे खेतों से हम धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां क्या कर लेते हैं? खोल लेते हैं। ये देखो अपनी छतरी खोले हुए है, ये बच्चे बैठे हैं, ये गाड़ी जो है वो बैलगाड़ी को क्या कर रहा है? ये व्यक्ति चला रहा है। तो ये जो स्थान है ये पूरा का पूरा आपका मैदानी इलाका है। अब कोई कहे मैदानी इलाका किन राज्यों में रहेगा? आपका उत्तर भारत मैदानी इलाके में है। उत्तर भारत में पंजाब हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, ये सब मैदानी इलाके वाले राज्य हैं। तो इन मैदानी इलाकों में जहां बच्चे जो रहेंगे वो खेतों से होते हुए क्या जाते हैं? विद्यालय जाते हैं। तो दोनों तरफ हरियाली रहेगी, बीच में रास्ता रहेगा, उसी रास्ते से बच्चे क्या पहुंच जाते हैं? विद्यालय पहुंच जाते हैं। तो ये भी याद रखना है कि मैदानी इलाकों का जो गांव है वहां पर बच्चे किससे विद्यालय जाते हैं? तो बैलगाड़ी से होते हुए बच्चे क्या जाते हैं? विद्यालय जाते हैं। अब जरा यहां देखें साइकिल की सवारी, तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि साइकिल की सवारी की चर्चा कहां पर की गई है और कहां कहां के बच्चे जो है वो साइकिल की सवारी जो है वो करते हैं। तो यहां ये देख रहे हो कि साइकिलें जो है बच्चियां लिए हुए हैं और ये बच्चियां जो है वो विद्यालय जा रही हैं। अब ऐसा क्यों? तो जो वो कहती हैं कि हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी क्या कर जाती है? पार कर जाती है। आपने देखा होगा, कई लोगों के मुख से सुना भी होगा, अपने जो पुराने जो पूर्वज रहे हैं या जो भी अपने से बड़े लोग रहे हैं, दादा दादी जो बूढ़े हो चुके हैं, वो कहेंगे कि हमको तो स्कूल गए ही नहीं, क्योंकि विद्यालय जो था वो गांव से दूर था और अकेले जाना संभव नहीं था, इसलिए माता पिता ने हमें विद्यालय नहीं भेजा, जिस कारण से हम पढ़ नहीं पाए। लेकिन अब आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में तो हर गांव में एक प्राथमिक विद्यालय तो निश्चित ही है, और साथ साथ में अगर बच्चों की संख्या देखें तो उस गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय भी खोल दिए गए हैं। तो यहां पर चूंकि उस टाइम की ये बात है, ये पुरानी चीजें हैं जो आपको बताई गई हैं कि जब लंबे रास्तों पर जाना पड़ता था बालिकाओं को, तो वो कैसे स्कूल जाती थी? तो वो टोलियां बनाकर, यानी कि समूह में 7-7, 8-8 लड़कियां समूह में जो है वो जाती थी और साइकिल का क्या करती थी? प्रयोग करती थी। बात उस टाइम की भी नहीं, आज की भी अगर आप कंडीशन देखोगे कि अगर आपके कस्बे में स्थित कोई विद्यालय है और लगभग वो स्कूल 9, 10, 11, 12 का भी है और बच्चियां 8 पास तो कल नहीं है, उनके गांव में 8 तक स्कूल था, लेकिन 9 में पढ़ने के लिए अगर उनको आना है तो हो सकता, चूंकि उनको अन्य जगह भी पढ़ने के लिए जाना पड़ता, तो हो सकता वो 7-8 लड़कियां ग्रुप में आए, 4-5 लड़कियां ग्रुप में आए और ग्रुप में ही जाए घर से कस्बे में स्थित विद्यालय के लिए, और कस्बे में विद्यालय जो स्थित उससे वापस अपने घर के लिए इन्हीं साइकिलों का क्या करती हैं? प्रयोग करती हैं। तो ये भी जो लड़कियां हैं, हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण नहीं जा पाते थे, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी क्या कर जाती है? पार कर जाती है। तो याद रखना है, ये भी आपको एक पॉइंट जो दिया गया है। उसके बाद अब आता है जंगल से जाते हुए बच्चे। तो इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि जंगल से जाते हुए बच्चे जो है वो आपके विद्यालय जो है वो आपके जा रहे हैं। तो अगर जंगल की भी बात करें कि अगर जंगल से भी जाना पड़े तो वो कहते हैं तब भी हम विद्यालय जाने से नहीं रुकते। ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं? पहले तो ये बताओ सर, हम तो चलते चल रहे हैं, आपको समझना जरूरी है क्योंकि याद आपको रखना है। वैसे समझ में सब आएगा। ये आपको जो बताया है हमने, जैसे देखा होगा, ये तो फिक्स है
बांस या रस्सी से बना पुल असम में है, ट्रॉली लद्दाख में पाई जाती है, सीमेंट से बनी पुल सामान्य क्षेत्र या पानी के ऊपर बनते हैं। ये बल्लभ लिखा है, ये बल्लम है। जो बल्लम है वो आपकी केरल में पाई जाती है, यानी कि लकड़ी की बनी छोटी नाव। ऊंट गाड़ी राजस्थान में प्रयोग होती है, बैलगाड़ी सामान्य क्षेत्र या गांव में होती है। उबड़ खाबड़ पथरीला अभी आगे आएगा, जुगाड़ नाम का जो शब्द है वो भी अभी आगे आएगा, उत्तर की पहाड़ियों पर भी अभी आएगा। लेकिन उसके पहले पूरी किताब के जो चैप्टर 1 में जो जो चीजें बताई गई हैं कि बच्चे कैसे कैसे विद्यालय जाते हैं, किन रास्तों से होकर जाते हैं, तो वो भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं सर। जहां भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछते चलेंगे, क्योंकि अकेला हम पीडीएफ पर पढ़ा दें तो सर इमेज क्लियर नहीं होती है, तो फिर समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। ये देखना, ये गांव के कुछ बच्चे हैं जो इस प्रकार से जंगल से होते हुए आपके क्या कर रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं। जरूरी नहीं कोई गांव से रिलेटेड कोई आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर तो स्कूल होगा नहीं, तो उन बच्चों को अपने क्षेत्रों से जंगल के रास्ते निकल करके कहां जाना पड़ता है, विद्यालय जाना पड़ता है। आपके यहां पर अभी अब अपन पढ़ेंगे तो एक कहानी आएगी बच्चे की, वो भी इसी जंगल से होती हुई, मिजोरम राज्य की कहानी आप पढ़ेंगे तो उसमें इसी जंगल से होती हुई एक बच्ची जो है और अपने सभी साथियों के साथ क्या जाती है, विद्यालय जाती है। तो उसी की कहानी का जिक्र करते हुए ये भी बता दिया गया कि जंगल से जाते बच्चे, तो क्या बच्चे जंगल से भी स्कूल जाते हैं, तो वो कहता है हाँ, स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं पर जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है, यानी कि कहीं कहीं पर जो जंगल है वो ऐसा रहेगा कि जहां पर हमको दिन में भी कैसा प्रतीत होगा, तो रात जैसा प्रतीत होगा। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाजें भी हमको क्या करती हैं, सुनाई देती हैं। यानी एक प्रकार से हम जंगलों से होकर जाएंगे तो हम भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियों और जानवरों की आवाजें भी क्या कर देंगी, सुनाई देंगी। बात समझ पाए? बस केवल इतना ही इनको याद रखना है। ये और ले लेते हैं, बर्फ पर चलते हुए बच्चे। आप देख रहे हो कि बर्फ है और बर्फ पर जो है वो बच्चे आपके चल करके कहां पहुंच रहे हैं, विद्यालय पहुंच रहे हैं। देखा होगा कि मीलों फैली बर्फ पर, अब यहां पर मीलों फैली जो बर्फ है, ये सपोज दैट आपकी ये बर्फ है, इस बर्फ पर ही जो है वो बच्चे आपके क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो बोले बर्फ पर आखिर कैसे बच्चे चलते हैं, उसका भी जिक्र यहां पर किया गया है कि कैसे बच्चे। तो एक प्रकार से देखा होगा कि जैसे ऊपर के जो इलाके हैं, उत्तर की जो पहाड़ियां हैं, उत्तर की पहाड़ियों का मतलब उत्तराखंड वगैरह राज्य है, हिमाचल प्रदेश राज्य है, यहां पर बर्फ अधिक जम जाती है पहाड़ों पर, और उस कंडीशन में बच्चों को तो विद्यालय जाना ही है। तो अब जब वो स्थानीय अधिक ऊंचाई पर है तो वहां पर ये बर्फ आपकी जम जाएगी। इस कंडीशन में ये बच्चियां बर्फ पर चलकर कैसे विद्यालय पहुंचती हैं, तो वो अपना अनुभव साझा करती हैं कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ कर ही धीरे धीरे बर्फ पर पैर जमाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम में से किसी एक का भी पैर फिसलता है तो चूंकि हम आपस में हाथ पकड़े रहते हैं तो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, साध लेते हैं या एक दूसरे को फिसलने से रोक लेते हैं। बात समझ पाए कि नहीं? तो बर्फ पर चलकर भी बच्चे आपके क्या करते हैं, विद्यालय पहुंचते हैं। और कहां के बच्चे, तो उत्तर पहाड़ियों का मतलब जरूरी नहीं कि स्पेशली राज्य को वो ओपन करे। उत्तर पहाड़ियों का मतलब है आपका उत्तराखंड भी हो सकता, हिमाचल प्रदेश भी हो सकता, यानी कि उत्तर की जो पहाड़ियां, और विकल्प हमेशा उत्तर की पहाड़ियां ही मिलेगा कि उत्तर की पहाड़ियों पर कहां के बच्चे चलकर जो है वो विद्यालय पहुंचते हैं। तो याद रखना है कि आपके उत्तर की पहाड़ियों पर अगर राज्य दिया है तो उत्तराखंड टिक करोगे या हिमाचल प्रदेश टिक करोगे, और नहीं दिया तो वो उत्तर की पहाड़ियों का है। बात समझ पा रहे कि नहीं? यानी कि जो आपके उत्तर भारत की तरफ जो पहाड़ी प्रदेश हैं, मुख्य रूप से लद्दाख भी उसी के अंतर्गत आता है, लेकिन लद्दाख के बच्चे स्पेशली ट्रॉली से जाते हैं तो उसका जिक्र है नहीं। हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड, दो राज्य आपको क्या करने हैं, टिक करने हैं। ठीक है, तो यहां पर इसकी थ्योरी देख लेते हैं क्या है। स्कूल पहुंचते हैं मीलों फैली बर्फ पर चलकर, हम हाथ पकड़कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस भी जाते हैं और अगर बर्फ जमी हुई हो तो हमारे पैर भी क्या कर सकते हैं, फिसल भी सकते हैं। यानी एक प्रकार से जो है, अगर बर्फ कहीं हाली है कि अभी यहां पर बर्फ जमी है तो हमने वहां पर पैर रखा तो हमारा पैर जो है वो नीचे धंस जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर बर्फ चिकनी है तो फिर हमारा पैर उस पर पड़ जाएगा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिसल भी सकते हैं। बात समझ गए? लेकिन धीरे धीरे हम पैर जमाते हुए क्या कर जाते हैं, विद्यालय पहुंच जाते हैं। बात समझ पाए कि नहीं सर? बोलिए सर। चलिए अब सर, ये जो है उबड़ खाबड़ रास्ता है और उसके बाद ये तो अपन को पढ़ना नहीं है, ये तो थ्योरिकल पॉइंट है, ये लास्ट रह गया। तो इसको और उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए बच्चे कैसे विद्यालय पहुंचते हैं, तो यहां पर देखा होगा जो आपका उत्तराखंड वाला इलाका है, स्पेशली उत्तराखंड जो इलाका रहेगा वह
कुछ इलाका। अब आप कहो कि ऊपर तुमने कहा था कि जो आपके उत्तर की पहाड़ियों पर चलकर बच्चे विद्यालय पहुंच रहे, तो हाँ, उत्तर की पहाड़ियां, आपका उत्तर की पहाड़ियां जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी हैं और उत्तराखंड में भी हैं। तो जरूरी थोड़ी है कि पूरा उत्तराखंड उत्तर की पहाड़ियों से ही, बर्फ से ही आच्छादित होगा। कुछ हिस्सा बर्फ से आच्छादित होगा तो कुछ हिस्सा पहाड़ी पत्थरों से आच्छादित होगा। यानी कि ऊपर का हिस्सा, जैसे आपने देखा हो कि सपोज दैट एक मिनट से, सपोज दैट अगर वो ये कहें कि ये जो उत्तर की पहाड़ियां हैं, तो उत्तर की पहाड़ियों पर तो हम जाएंगे। तो उत्तर की पहाड़ियों का कहने का मतलब है सर, यहां पर सपोज दैट जो उत्तर की पहाड़ियां हैं, इस उत्तर की पहाड़ियों पर, जैसे ये आपका पहाड़ है, तो इसके अब चूंकि टॉप पर तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन ये एक प्रकार से जो है वो आपका ये आधार है। तो ये अगर आधार है तो यहां पर थोड़ा नजदीक जो रहेगा, तो यहां पर इसके नीचे भी जो है वो पत्थर आपके इस प्रकार से जो है टूट टूट के आपके क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते। तो इस प्रकार से जो पत्थर आपके टूट टूट के जमा हो जाएंगे, इनको कहा जाएगा ऊबड़ खाबड़ रास्ता। तो जो आपका प्रदेश नीचे की तरफ रहेगा उसमें ऊबड़ खाबड़ रास्ता होगा, लेकिन जो थोड़ा ऊपर की ओर बसा होगा तो यहां पर जो है वो बर्फ जमेगी। तो इन पर अगर हम चल के जाएंगे तो ये भी उत्तर की पहाड़ियों पर है, और जब ऊबड़ खाबड़ रास्ता होगा तो वो उसी प्रदेश में नीचे की ओर स्थित होगा। बात समझ गए? तो फिर यहां पर जो रहेगा वो आपका ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, कहां, तो पहाड़ी इलाकों में भी हम दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से होकर क्या कर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो विद्यालय के लिए पहुंच जाते। मैदान हो या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। क्यों? उनको डेली उसी रास्ते से आना और जाना है, तो उन्हीं पत्थरों पर उछलते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ये देखा होगा, ये पूरे के पूरे पत्थर हैं, इन्हीं पत्थरों पर, ये पूरे के पूरे आपके पत्थर बने हैं, इन्हीं पत्थरों पर बच्चा जो है वो आपका चल करके क्या जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। तो ये चैप्टर 1 तो हमने कंप्लीट कर दिया लगभग। इसके बाद नीचे कुछ नहीं है, वो तो चूंकि हिंदी में टाइप करने के लिए भेजा था। अब ऊपर जो है वो आप इसको इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद में जो और रह गया है अगला टॉपिक, तो वो धीरे धीरे कल से स्टार्ट करेंगे। ये हमने पहले ही कह दिया कि उत्तर की पहाड़ियों पर बच्चे तो बर्फ पर चल के स्कूल पहुंचते हैं। ये जो जुगाड़ शब्द है ये अभी हम बाद में बता देंगे, चूंकि बताया नहीं हमने। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते उत्तराखंड या उत्तराखंड में है, वो भी ठीक है। बैलगाड़ी सामान्य क्षेत्रों में, ऊंटगाड़ी राजस्थान, बल्लम केरल, सीमेंट के पुल सामान्य क्षेत्र, ट्रॉली लद्दाख और बांस बनी रस्सी पुल आपके असम। यहां तक आपको कंप्लीट याद रखना है, यानी कि ये आपका पहला टॉपिक है। यहां से रिलेटेड जो भी प्रश्न रहेंगे तो उनको आप कर लेंगे। चलिए सर।